नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। तमाम चीजों पर बात करेंगे। सोने में जो उछाल आ रहा है, क्या सोना अब अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को तोड़ देगा? और क्या 200 दिनों की मूविंग एवरेज को तोड़कर वहां पर एक नया बेस बना सकता है? अगर ऐसा हुआ तो किस तरह का बदलाव आएगा? और अमेरिका से सीपीआई डाटा से क्या खबरें आई? और क्या जापान पर एक बार फिर येन की गिरती कीमतों के कारण खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, आज आप मूविंग कार से हम लोगों के साथ जुड़े हैं और सोना भी लगभग इसी तरीके से मूव कर रहा है। किस तरह से देखा जाए सर, ये गोल्ड जो है 4400 तो पार कर गया। 4497 गोल्ड की 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो क्या अब ये अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को पार करता हुआ वहां पर कोई नया बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? और अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या असर होगा? जी हाँ, मेरी मूविंग कार है और इधर सोने की मूविंग एवरेज है 200 दिनों की। हाँ। देखिए, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो मैं पहले भी जिसके बारे में बात कर चुका हूं, पर मैं दोबारा इस बात को बोलना चाहूंगा कि सोने का जब मामला आता हाँ। है, चांदी का मामला आता है, तो इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये जो डेमा जिसको हम कहते हैं, 200 डेमा, 50 डेमा, ये थोड़ा सा इसका वजन कम रहता है। मतलब हाँ। इस बात की अहमियत थोड़ी बहुत रहती होगी, पर उतनी नहीं रहती है। एक स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग है चार्ट पर, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 4388 पर है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है विक्रांत, डॉलर के। एक बार फिर इसने, जैसा मैंने कहा था कि अभी इसने इन बंधनों को पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, तोड़ा तो है। हम्म। ये डॉलर इंडेक्स, ये क्रूड ऑयल, ये बॉन्ड यील्ड तोड़ा तो है, पर पूरी तरह से अभी इनके चंगुल से नहीं निकला है। तो डॉलर में थोड़ी सी मजबूती देखी जा रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर एक बार 100 के आसपास पहुंच रही है। हम्म। और उधर बॉन्ड यील्ड फिर एक, हाँ। खैर वो तो पीछे भी थी जब सोने ने चाल पकड़ी थी, पर सुबह ये करीब $4430 तक पहुंच गया था हाँ। और $4450 की तरफ बढ़ रहा था। अब थोड़ी सी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये इस समय 4300 यानी 4400 से थोड़ा नीचे आ गया है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी असर है। मूविंग एवरेज आप कह सकते हैं 200 डेमा के ऊपर है। टेक्निकली देखिए, जब हम स्टॉक्स के बारे में इसमें बात करते हैं, हाँ। तो स्टॉक अपनी जब 200 डेमा पे आता है और उसको क्रॉस करता है, तो वो एक ब्रेकआउट का पॉइंट हो जाता है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। हम्म। पर सोने चांदी के बारे में ये बात स्टॉक्स की तरह पुख्ता तरीके से नहीं कही जा सकती। हम्म। इसलिए मैं इसको उतना ज्यादा वेटेज डेमा को नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि डेमा शेयर्स में क्या होता है विक्रांत, के शेयर्स का एक पैटर्न होता है। हम्म। पैटर्न ये होता है, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट होती है। हर तीसरे महीने कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में डिक्लेयर किए जाते हैं। हम्म। और साल भर बाद फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, एजीएम होती है। तो एक कंपनी के शेयर्स एक पैटर्न पे चलते हैं। हर साल रिजल्ट आ रहा है, 31 मार्च को उसकी किताबें बंद होंगी, हर 3 महीने बाद। और सोने चांदी में ऐसा नहीं है। सोने चांदी को जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं, उनको हम फंडामेंटल फैक्टर्स कहते हैं एक दूसरे लिहाज से। इसकी कोई बैलेंस शीट नहीं होती है। हम्म। तो क्योंकि इसकी बैलेंस शीट नहीं होती विक्रांत, तो इसलिए मैं डेमा को उतनी ज्यादा शायद वेटेज नहीं देना चाहूंगा। जी। देखिए, मैं बीच बीच में टनल से निकल रहा हूँ और हाँ। मेरी गाड़ी में जो स्टूडियो है उसमें लाइट की सुविधा भी है। हाँ। तो आपको जब अंधेरे में से मैं निकलता हूँ टनल में से, तो लाइट अपने आप जल जाती है। ये इस बात का सबूत है कि मैं बहुत सारे शोज गाड़ी से करता हूँ, और हाँ। मेरे लिए एक नॉर्मल बात है। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी हो रही हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ जी। सर, एक चीज जो जिस पर सबकी निगाहें थी सर, अमेरिका के सीपीआई डाटा की, उसमें क्या खास बातें हमारे दर्शकों के लिए ध्यान रखने वाली बातें उसमें से निकल कर आई हैं? अ, लगभग 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 उम्मीद के आसपास आए हैं सीपीआई के आंकड़े विक्रांत। लगभग लगभग हम्म। 3.5 की उम्मीद थी, 3.4 के आसपास आया है। हम्म। कोर इन्फ्लेशन थोड़ी सी 19-20 है। मतलब आप अगर ऐसे मैं इसको कहूं कि अमेरिका के सीपीआई के आंकड़े, जिसकी काफी इंतजार थी कल, हम्म। उसमें कोई खास बुरी खबर नहीं आई। हाँ। तो समटाइम्स नो न्यूज, नो बैड न्यूज इज गुड गुड हाँ। न्यूज। इसको ऐसे समझिए आप, सीपीआई के आंकड़े को खराब खबर नहीं आई, तो वो एक अच्छी खबर बन जाती है। हम्म। मतलब सोने चांदी को कम से कम नीचे खींचने वाली, या फेड का रेट इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा,
ऐसी कोई अभी अंदेशा इसमें विक्रांत नहीं नजर आ रहा है। लगभग उम्मीद के आसपास जो है वो आंकड़े नजर आए हैं महंगाई के। हालांकि मुझे ये लगता है विक्रांत के कहीं अमेरिका के महंगाई के आंकड़े थोड़े से दबाव में किए जा सकते हैं हाँ आने वाली राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि जमीनी तौर पे अमेरिका में भी महंगाई इससे कहीं ज्यादा है हाँ। जैसा कि वहां पर लोग बताते हैं। तो सर ये जिस तरीके की अब स्थिति बन रही है अब, क्योंकि सितंबर में बैठक है, अब ये कहा जा रहा है कि अब तो रेट बढ़ाने की संभावना बिल्कुल लगभग ना के बराबर होती जा रही है। अब तो ये चर्चा होने लग गई है कि अगले साल जो है रेट कम ना करने पड़ जाए। तो और दूसरा, सीपीआई के डाटा से भी कोई ज्यादा ऐसी खबर नहीं आई जिसका असर, प्रतिकूल असर सोने चांदी पर पड़े। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, इन सब चीजों का, और अगर भविष्य में रेट कट करने की बात होती है, तो इन सब का सोने चांदी पर क्या असर देखने को मिल सकता है? पहली बात तो रेट कट करने की बात एक अंग्रेजी में शब्द होता है, बहुत फार फेच लग रही है इस समय मुझे विक्रांत, क्योंकि अभी रेट कट करने की कहाँ से वैसे, मतलब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा हाँ। है, ये इसको इस तरीके से समझिए। अभी रेट रेट कट होने की कोई संभावना नहीं है, और रेट बढ़ेंगे नहीं सितंबर में, बल्कि यूं कहिए कि इलेक्शन तक ये तो पक्का ही है कि हम्म। रेट नहीं बढ़ेंगे। ये तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, महंगाई के आंकड़े कहीं भी आए हम्म। रेट नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे तो पहले से ही पता था, कमेंट्री आएगी केविन वॉश की एक आध दिन में सामने आ जाएगी कि आगे के लिए क्या गाइडेंस नोट दे रहे हैं। वही वो अनिश्चित सा कुछ बड़ा एम्बिगुअस सा रिमार्क देंगे, हाँ। रिस्क बना हुआ है, हमें लड़ना है, महंगाई को तो काबू करना ही है, वगैरह वगैरह इस टाइप का रिमार्क देंगे। तो मुझे कोई रेट बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही, ना मुझे रेट घटने की संभावना अभी कम से कम इस साल नजर आ रही है विक्रांत। 2027 की बात में भी बहुत दिन है, हाँ। तब तक तो बहुत कुछ हो लेगा। अमेरिका में इलेक्शन हो लेंगे, तो मुझे लगता है 27 की बात अभी ना की जाए इस संदर्भ में। तो इस हाँ। लिहाज से मुझे सोने चांदी का, जैसे मैंने आपको कहा था कल, कि मुझे यहाँ से करीब 70% चांस इस समय तेजी का दिख रहा है। हम्म। 60 था, मैंने बढ़ा के 70 किया था, और अब ये महंगाई के आंकड़ों ने थोड़ा और, हालांकि एक चिंता की बात है जो आपने जी। अगला विषय उठाया था कि येन फिर कमजोर हो गया, येन 160 पे पहुंच गया है फिर, एक सौ हम्म। उनसठ साठ, जो कि 164 से जब डॉलर ने रेस्क्यू किया तो 154-55 पर आया, फिर 160 पर पहुंच गया। तो ये सोने चांदी के लिए अच्छा है। हम्म। अभी तो ठीक नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इससे बढ़ के 100 तक पहुंच गया है येन के कमजोर, क्योंकि येन डॉलर इंडेक्स का एक हिस्सा है विक्रांत, हाँ। और उसके कमजोर होने से डॉलर इंडेक्स 99.98 तक सुबह मैंने देखा था, करीब करीब 100 के आसपास आप मान लीजिए। हम्म। पर अगर अमेरिका फिर एक बार येन को रेस्क्यू करता है हम्म। और जापान गुहार लगाता है और डॉलर बेचे जाते हैं, तो इससे फिर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। ये सोने चांदी के लिए हाँ। अच्छी खबर हो सकती है। हम्म। येन का कमजोर होना आगे के लिए सोने चांदी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि सर जिस समय पहली बार जब पिछले दिनों जब डॉलर ने मदद की येन को उठाने में, 163 से 156 तक किया गया, उस समय भी डॉलर इंडेक्स कम गया था और उसका सोने चांदी को फायदा मिला था। शायद आप उसी तरह की परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली जो पिछले हफ्ते हुआ, पिछले हफ्ते की बात है ये, जी। जो पिछले हफ्ते हुआ है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ सकती है। पर इसमें अब एक एक समस्या ये है कि जब 4000 से 4200 300 की तरफ सोना बढ़ा, डॉलर की बात कर रहा हूँ, यानी हाँ। कि 1,41,42 से 1,50,000 की तरफ जब बढ़ा था, हाँ। तो तब सोना चांदी इन फैक्टर्स को बहुत बारीकी से देख रहे थे। हम्म। इस समय दिक्कत यह है थोड़ी सी कि अब सोना चांदी इन फैक्टर्स को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो इस वजह से देखते हैं, अगर अगर बहुत बड़ा डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है। हालांकि एक थ्योरी आपको याद होगा, मैंने कल ये भी बताई थी कि हाँ। गिरने में तो ये सोने चांदी इसको फेवरेबल लेंगे, मीठा मीठा गप गप, हाँ। हाँ। कड़वा कड़वा थू थू। जब ये हाँ। ऊपर चढ़ेंगे तो सोना चांदी इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये भी संभावना है। ये बड़ी ही बारीक बात है जो समझना चाहे, कि अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो सोना चांदी उसको फेवरेबल लेके कुछ मजबूती दिखाएंगे। पर हाँ। डॉलर इंडेक्स ऊपर जब जा रहा है तो सोना चांदी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। आप नोट कर रहे होंगे इस बात हाँ को। बिल्कुल। तो ये मैं सोच रहा हूँ एक एक गोल्ड सिल्वर वालों के लिए एक अच्छी बात है। हाँ सर, एक चीज इस पर कल हालांकि हमने बात की थी, लेकिन अगर थोड़ा विस्तार से समझा दें तो, क्योंकि जुलाई में जो हमने देखा गोल्ड ईटीएफ में करीब 1559 करोड़ का नेट इनफ्लो आया, और जून में ये 3443 था। तो करीब करीब 55% घटा है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जब कीमतें कम थी विक्रांत, तो लोगों ने थोड़ा सा ईटीएफ में निवेश जो है वो सुस्ता गया था। लोगों ने उसको कम कर दिया था, कुछ लोगों ने निकाला भी था। हालांकि मैं ये मानता हूँ ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, हम्म। क्योंकि ये वॉरेन बुफे की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं है। जब जब गिर रहा हुआ हो
तब आपको निवेश करना चाहिए। पर ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही रहता है, जैसे मैंने कहा, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हम्म। तो इसलिए इसलिए क्योंकि सबड्यूड थी गोल्ड प्राइसेस, इसलिए आपको ये आंकड़ा लेगा। अब आपको फिर ईटीएफ में चाल आती हुई दिखेगी आने वाले महीनों में। सर एक लगभग अंतिम सवाल की जुलाई की जो खुदरा महंगाई दर आई वो आरबीआई के आंकड़ों, आरबीआई का जो अनुमान था उससे भी ऊपर आई है। किस तरीके से ये भारत के लिए चिंता की बात, और खाने पीने की चीजों में ज्यादा महंगाई देखी जा रही है? जी हाँ, 2F जो है, फूड और फ्यूल, हम्म। ये 2F ने अभी भी सरदर्द बनाया हुआ है आरबीआई के लिए। खाने पीने की चीजों पे महंगाई है आरबीआई के हिसाब से, सीपीआई के हिसाब से। पर मेरा अपना आकलन ये कहता है विक्रांत, कि इस समय जो महंगाई है वो ओवरऑल है, खाली फूड फ्यूल पे नहीं है, हाँ। ग्रोसरीज पे भी है। जो हाँ। लोग घर चलाते हैं, जो लोग घर का खर्च करते हैं, लगभग सभी करते हैं, जो लोग क्या, हम्म। वो अगर इस बात को सुन रहे हैं तो मेरी इस बात से वो तारुफ रखेंगे, कि एग्री करेंगे कि ये महंगाई इस समय क्रॉस द बोर्ड है। मैंने पहले भी आपको ये बात बोला था कि इसमें थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। हम्म। इन्फ्लेशन का जो डेटा कोलेशन होता है, उसमें जो बास्केट है, या उसको थोड़ा फैलाने की जरूरत है, या वो बास्केट ठीक से कैप्चर नहीं करोगे। जमीनी तौर पे महंगाई कहीं ज्यादा है, और ये एक चिंता का सबब है, क्योंकि ये हमारी, हालांकि इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाए जाएंगे, पर हमारी जीडीपी की रफ्तार पे असर डालेगा, क्योंकि इससे डिमांड घट जाती है, लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं। भारत की सारी स्टोरी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। हम्म। और विक्रांत, जाते जाते आपको एक एक लेटेस्ट जो अभी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उससे अवगत करा दूं। जी हालांकि जी। आप तो खुद हाँ। खबरों की दुनिया से, आपको पता होगा कि ईरान का अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है हाँ। कि हम इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे राष्ट्रपति ट्रम्प के बने रहने तक। हाँ। उन्होंने साफ तौर पे, ये आप सर्च करके देखिएगा, आपको ये बयान मिलेगा अभी। हाँ। हम इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे राष्ट्रपति ट्रम्प के बने रहने तक, यानी कि जनवरी 2029 तक या 2028 के एंड तक हम इस युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे। हम्म। तो ये जनवरी 29 हो गया इफेक्टिवली, आप देखें हम्म। तो ये एक चिंता की बात है। और इसमें जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, जिसके पीछे मैं इस बात का जिक्र करना चाहता था विक्रांत, हम्म। रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये है कि कहां से ईरान के पास इस युद्ध को अभी और करीब करीब 2.5 साल हाँ। चलाने की हिम्मत आ रही है। ये इस पे मैं ये, थोड़ी सी बात हाँ करना बिल्कुल। चाहता था बिल्कुल, ये बहुत कि जरूरी ढाई भी है। साल कैसे हाँ। कैसे कैसे ईरान 2.5 साल इस युद्ध को चलाने की सोच रहा है, कहां से उसके पास पैसा आएगा। हाँ। एक ईरानियन इकोनॉमी पे, कल मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, हम ईरानियन इकोनॉमी पे एक शो करने वाले हैं कि ईरानियन इकोनॉमी का क्या हाल है। साठ हाँ। 70% इन्फ्लेशन है, ईरानी रियाल खत्म हो चुका है, बिल्कुल डूब चुका है। तो कहां से, तो इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है विक्रांत, ये ध्यान हाँ। देने वाली बात है हाँ। कि ये ईरान का बयान देना कि हम्म। हम जनवरी 2029 तक इस युद्ध को चलाएंगे, हम्म। इस बात का साफ संकेत है कि रशिया और चाइना हम्म। उसके उसके हमदर्द बन चुके हैं, हम्म। उसके सहायक बन चुके हैं, उसको कोऑपरेट कर रहे हैं इस युद्ध में। ये एक बहुत बड़ी ये खाली एक वक्त नहीं है इस वक्तव्य के पीछे, क्योंकि ईरान में अकेले इतनी हिम्मत है, हाँ। भूखमरी रहे, उनके यहाँ अन्य समस्याएं आती रहे। विक्रांत, मेरी आवाज आ रही है आप जी आ तक? रही है, आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है आप जी आ तक? रही है, आ रही है सर। तो ये चाइना चाइना और रशिया की अभी तो इनडायरेक्ट रूप से और शायद बाद में डायरेक्ट रूप से एंट्री का सूचक है। ये दुनिया भर के लिए बहुत खतरे की बात है। मैं कल कल मैंने कम से कम नहीं तो बड़े बड़े अखबारों के साथ और बड़े बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ 4 पॉडकास्ट करी है। हाँ। मैं यहाँ नाम नहीं लेता हूँ तो अपने आप सामने आ जाएंगे। खैर चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़े, हाँ। आपके भूतपूर्व एम्प्लॉयर्स के थे, वो भी काफी बड़ा देश विस्तृत चैनल है, उनके प्लेटफॉर्म्स पे करे। उसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 3 की फिर से एक बार अपने आप को झूठ साथ में लगा के, कि मेरी भविष्यवाणी झूठ साबित हो, ये भविष्यवाणी करी है कि 2030 तक हम विश्व युद्ध 3 में, वर्ल्ड वॉर 3 में होंगे। क्योंकि ईरान का ये कहना कि 2029 जनवरी तक चलेंगे, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और ये ना केवल जियोपॉलिटिकली बल्कि आर्थिक रूप से दुनिया के लिए बहुत खतरे की घंटी है। ये मैं जोड़ना चाहता था आज के सारी बातचीत में। बिल्कुल सर, और मुझे याद है आपने हमारे साथ बात करते हुए भी द स्वतंत्र और
जो हमारा कार्यक्रम था उसमें बात करते हुए आपने करीब 15-20 दिन पहले कहा था कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अब 2030 तक विश्व युद्ध की तरफ धकेलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, लगभग अब वैसी स्थिति आप जी बता रहे हैं सर। नहीं, मैंने ये तो ईरान ने बयान दिया है। हाँ। ईरान, और ईरान देखिए, ईरान अकेले 2.5 साल तक इस युद्ध को हाँ, नहीं लड़ नहीं लड़ सकता। सकता। ये मुझे भी, ईरान की आर्थिक ताकत मुझे भी पता है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है। हम्म। वहां पर अलग अलग फैक्शंस बन गए, ये भी रिपोर्ट आ गई जिसके बारे में हम बात करते थे कि ईरान में ऐसा लगता है कि एक लेफ्ट हैंड को पता नहीं होता कि राइट हैंड क्या कर रहा है, एक दूसरे में समन्वय नहीं है। हम्म। और वो भी बात सामने आ गई कि ईरान में अब अलग अलग फैक्शन सब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। कोई समझौते को मानने को तैयार है, कोई समझौता करने को तैयार है, कोई समझौते का नाम लेने को भी तैयार नहीं है, कोई किसी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खाली हमलों में इंटरेस्टेड है। सब अलग अलग फैक्शन बन गए, पर एक चीज जो पक्की है कि 2.5 साल ईरान इस युद्ध को अकेले नहीं लड़ पाएगा, वो नहीं सरवाइव कर सकता है। उसके पीछे कौन सी वो शक्ति है, कौन से हाथ है, ये अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, और जाते जाते दर्शकों से थैंक यू यही सो मच। अनुरोध कि आप देखिए, शरद जी आज थोड़े व्यस्त थे तो हमने चलते हुए यानी ड्राइविंग उनके सफर के दौरान ही ये बातचीत कर ली। तो आप लोगों से केवल इतना ही अनुरोध कि अगर आपने अभी तक दास स्वतंत्र या फिर शरद कोहली ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लीजिए। और आज हम दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल एक साथ 2 4 5 6 दर्शकों के सवाल भी हम लें और उनके जवाब डॉक्टर शरद कोहली से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, नमस्कार।